इस देश का किसान एक बार फिर सड़कों पर है। पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं बीते 3 दिनों से। इस मामले में एक बार 2021-22 में ये एक मामला उठा था किसान आंदोलन के रूप में, और इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया गया। इस मामले पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर भूपेन साहू जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका वोकल टीवी में। धन्यवाद। और आज हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा कि किसान सड़कों पर है, क्यों हैं और किस तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर, और क्या सरकार की तरफ से इसको पहल करनी चाहिए, सब विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि किसान आंदोलन जो 2.0 नाम दिया गया, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको हमें थोड़ा सा किसान इस आंदोलन को देखने से पहले जी, इसकी पुरानी पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। इसके पहले भी आंदोलन हुआ और उसका किस प्रकार से द इंड हुआ था कि एक प्रकार से दिल्ली कूच किए थे। दिल्ली राजधानी को एक प्रकार से कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। लाल किले के आसपास जिस तरीके की चीज़ें हुई, तो क्या भारत का किसान ऐसा अराजक हो सकता है? मैं इसे अराजक कहूँगा, क्योंकि हम तो गांधी के देश में रहते हैं, शांति के देश में रहते हैं। अभी देखिए, मैं ये विषय से अलग होगा, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो आरक्षण को लेके जो चल रहा है वो आमरण अनशन पे है। तो हमारे यहाँ तो आंदोलन की परिभाषा ऐसी हुई है, असहयोग आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से। तो इसको आप जिस तरीके से अभी परिदृश्य बना है कि अभी हरियाणा बॉर्डर में जो चीज़ें हुई, कल जो हुआ, और उसके बाद तो ये किसान आंदोलन का स्वरूप बदल के अब 2 राज्यों के बीच में तनाव वाली स्थिति हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये संघात्मक जो शासन है, जो फेडरल सिस्टम है, उसको ठेस पहुंच रहा है। और किसान आंदोलन, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी क्या वजह है कि पहला वो किसान आंदोलन है, चाहे 2.0 की बात कर रहे हैं, कि ये पंजाब से क्यों होता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सबसे अधिक धान का उत्पादन जो है बंगाल में होता है, और पंजाब से बड़े बड़े राज्य तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उड़ीसा है। तो क्या यहाँ किसान नहीं है? किसान तो यहाँ है, लेकिन सिर्फ आंदोलन पंजाब में क्यों होता है? और क्या एग्रीकल्चर सिर्फ केंद्र का विषय है? ये तो राज्य का भी विषय है। तो इस आंदोलन को खुला समर्थन वहाँ की सरकार क्यों दे रही है? कल जब बॉर्डर पे किसानों को रोकने का प्रयास किया गया, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, इसको किसान तोड़ रहे थे, जब उनको रोकने का प्रयास किया गया और उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री का जो बयान आया और उस पर जो पुलिस कार्रवाई वहाँ हुई है, तो इस पर अभी विपक्षी दलों का ये कहना था कि इस पर FIR होना चाहिए। एक प्रकार से उनका मानना ये था कि उन्होंने सीमा पे जो हुई, और थोड़ा बहुत नुकसान पंजाब के हिस्से में भी हुआ होगा, तो उसको इन्होंने एक फेडरल सिस्टम से जोड़ दिया कि ये हमारे मतलब संप्रभुता पर हमला है, इस तरीके से। तो आखिर किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। किसान बड़ा सहज होता है। दिक्कत ये है इस देश की कि वो व्यक्ति किसानी पे बात कर रहा है, किसानों के लिए वो व्यक्ति बात कर रहा है जो खेती बाड़ी के तरीके से वाकिफ़ नहीं है या उस खेत में जाके काम नहीं करता। किसान जो मजदूर है वो सजग, अगर आसानी से उसको समझोगे तो उसके इतना टाइम नहीं है कि वो आंदोलन के लिए जाए। और यही कारण है कि ये किसान आंदोलन, जिसे बड़े लेवल पे बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, वो एक राज्य का किसान है। मैं अगर दलीय बात भी करूं, तो मैं अगर बीजेपी स्टेट्स की बात छोड़ दूं, तो भाई बंगाल में किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे? उड़ीसा का, झारखंड का, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ के किसान बाहर क्यों नहीं आए हैं? अगर ये सही में किसानों की समस्याएं हैं, देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता है। अभी देखिए, जो प्रधानमंत्री ने 4 जाति बताई, उसमें से एक अन्नदाता भी है, जिसमें महिलाएं हैं, गरीब है, युवा है और अन्नदाता है, जिसे ज्ञान नाम दिया गया है। तो वो तो है, सरकार की प्रायोरिटी में है किसान। और लगातार फसलों का इनका जो मुद्दा है कि भाई MSP बढ़ाया जाए, वो लगातार बढ़ते जा रही है, अलग अलग स्तर पे। केंद्र की अपनी लिमिटेशंस होती है और राज्य की अपनी। अभी देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि धान, इसके पहले सरकार ने 3000 प्रति क्विंटल लिया, इन्होंने 3100 क्विंटल कर दिया। इसके पहले की सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिया था। अब किसान ने अभी सरकार ने 21 क्विंटल किया। तो लगातार तो गुणात्मक सुधार हो रहा है।
कोई भी मांग एक तरफा नहीं हो सकता। आप मांग करते हैं, लेकिन जब शासन उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, योजना बनेगा, तो उसको अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। ये अभी किसान आंदोलन की जो प्रमुख मांगे हैं, उनका कहना है एमएसपी को लेकर बात हो रही है। अच्छा, अभी जब 2 दिन पहले केंद्र तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री जो गए बात करने के लिए, उनकी जो एक प्रतिनिधि मंडल, आज भी बैठक चल रही है, अभी शाम को इनका 6 बजे बैठक है चंडीगढ़ में, तो बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन बैठकों में अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। भाई थोड़ा सरकार पहल करे, थोड़ा किसान पहल करे, बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। किसानों का कहना है जो आंदोलन में किसान मारे गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन दिया जाए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, और आपने जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसका भरपाई कौन करेगा? ये भी सोचने वाली बात। हमारे यहाँ होता क्या है, जब भी आंदोलन होता है, हाँ भाई सड़क पे बस में आग लगा दो, आपने देखा होगा, या किसी सरकारी बिल्डिंग में आग लगा दिए, तोड़फोड़ कर दिए, तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक ही राज्य में क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा किसान आंदोलन के प्रश्न चिन्ह है। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब जो सड़कों पर है, क्या आप उन्हें किसान मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, वो भी किसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसान नहीं होंगे, लेकिन उन किसानों को उतनी बड़ी फंडिंग आ कहाँ से रही है? पिछले 800 ट्रैक्टर, मैंने रखता है 800 ट्रैक्टर लेके किसान सड़क पे कहाँ से आ रहा है? उन ट्रकों में डीजल कहाँ से आ रहे हैं? और जब इतनी आपके पास पैसे, तो आप गरीब कैसे हो गए? आप आंदोलन के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? मेरा कहना यही है कि जो किसान इतना सक्षम है, जो महीनों घर से बाहर खा पी सकता, रह सकता है, जो डीजल पेट्रोल सब वाहन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो इतनी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर क्यों हुआ है? क्या कहीं इसका कोई राजनीतिकरण तो नहीं है? इसे देखने की आवश्यकता है। अभी चुनाव से कुछ ही महीने पहले किसान आंदोलन के रूप में जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे जब आम आदमी उन दृश्यों को देखता है, तो उसे ये लगता है कि किसानों के साथ सरकार बर्बरता कर रही है या क्रूरता दिखा रही है। कल जो शंभू बॉर्डर में जो घटना हुआ उसको लेकर, तो इसको किस तरीके से जो नैरेटिव सेट हो रहा है जो लोगों के मन में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इससे बड़ा आंदोलन हुआ था 22 वाले में, 2022, और उसके बाद भी राज्यों में चुनाव थे, बड़े यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव था, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा चुनाव में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पंजाब में आपकी सरकार है, और आपकी सरकार पूरा समर्थन कर रहा है किसान आंदोलन को, और अभी 19 तारीख को केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ दिल्ली की कोर्ट का निर्णय है। इसको आप जोड़ने का प्रयास करिएगा, एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से जोड़ा जा रहा है, आंतरिक रूप से सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मुद्दे किसानों ने उठाए हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो भी तो जायज़ है। वो भी जायज़ है, लेकिन उन जायज़ मांगों को रखने का सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप सही तरीके से बात करिए ना भाई, आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, जो बात हो रही सरकार और आपके बीच में, उसका एक निर्णय तो निकालना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अगर आप कहीं पर भी, तो सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ किसान की बात नहीं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो होते हैं आंदोलन, वो भी गलत तरीके से होता है। आप तोड़ फोड़ कर रहे हो या जबरन कहीं चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपको क्या मिलेगा? उस कल के आंदोलन में जिन लोगों का हाथ पैर टूटा होगा, जिनको चोटें आई, उनको बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, और वो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं। आखिर में आपकी मांग मानेगा कौन? सरकार ही मानेगा। तो सरकार से बैठ के बात करिए, कुछ मुद्दों पे आप 2 कदम पीछे हटिए, कुछ मुद्दों पे सरकार 2 कदम आगे बढ़े, तभी जाके कोई सार्थक पहल हो सकती है। अच्छा, आप इसमें किसान आंदोलन, फसल, अब आप मनरेगा को भी डाल रहे हो। मज़ेदार चीज़ ये है प्रियांशु जी कि हमारे यहाँ एक्चुअल में गरीब किसान कौन है, ये समझने वाली बात होगी। किसान 2 प्रकार के, एक जिसके पास खुद का ज़मीन है, और दूसरा ये जो उस ज़मीन को लेके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है, फसल उगाता है। असल प्रॉब्लम आती है उस व्यक्ति के साथ जो दूसरे के ज़मीन को लेके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हम इसका ठेका बोलते हैं, रेगा बोलते हैं, जो भी अपनी अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में, उनके साथ दिक्कत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे बड़े बड़े किसान हैं जो अभी 10-10 लाख, 15-15 लाख के धान बेचे हैं। तो जो 10 लाख 15 लाख का धान बेचेगा, क्या वो उस किसान को आप किस श्रेणी में रखोगे? और एक वो किसान भी है जो उसी में से 2 एकड़ 3 एकड़ उससे लेता है, जो भी उसका फिक्सेशन रहता होगा, इतना धान देना है, पैसा देना है।
असल में उस किसान को ज़रूरत है। पहले तो आपको किसान को फाइंड करना पड़ेगा, एक्चुअल में पीड़ित किसान कौन है, जो उत्पादन भी कर रहे हैं पर उसको सही लागत नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर बहुत मतलब गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और ये अध्ययन स्वामीनाथन ने किया था। स्वामीनाथन आयोग ने पूर्व सरकार 14 के पहले सरकार को रिपोर्ट पेश किया था। सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया कि अगर हम ऐसा मान जाएंगे तो पूरा मार्केट बिगड़ जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य यही था। क्यों? आप जितना MSP बढ़ाओगे तो होगा क्या, वो मार्केट में रेट महंगा जाएगा प्रोडक्ट, और फिर उसका रेट बढ़ जाएगा, तो फिर वो महंगाई किसके मत्थे पे आएगा? हाँ, तो MSP को जब बढ़ाने का एक अपना एक लेवल होता है, एकदम से आप उसको डबल तिबल नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे बढ़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनको समर्थन भी दिया है किसानों को, आप किस तरीके से देखते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने समर्थन किया, जब आपकी सरकार थी तो उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने लागू क्यों नहीं किया? यही तो प्रश्न आ रहा है। देखिए, विपक्ष में रहकर हर मुद्दे का समर्थन करना आसान होता है, लेकिन जब सरकार में आते हो तो आप उसी योजना को बनाने के लिए आपके पास संसाधन चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए, फंडिंग चाहिए। जब इसकी बात आती है तो इसमें किंतु परंतु लगने स्वाभाविक है। लेकिन डॉक्टर साहब 2022 में जो किसान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जब वो किसानों के हित में था तो फिर बाद में वापस उसको रद्द क्यों करना पड़ा सरकार को? तो वो तो भाई किसान जब उसी तरीके से हंगामा किए, पूरे दिल्ली को, लाल किले को घेर लिया, तो सरकार को लगा भाई ठीक है, अगर किसान इस चीज़ को नहीं मान रहा है तो उसको वापस ले लिया जाए। वो तो ठीक है, किसान को नहीं समझा पाई सरकार की भी, मुझे लगता है वहाँ नाकामी रही कि सरकार किसान को समझा नहीं पाई या किसान समझने को तैयार नहीं था। दो चीज़ें हो सकती हैं। मैंने बोला ना, देखो इसको ना आपको सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे समझ में आएगा कि भाई ये आंदोलन वही क्यों हो रहा है। MSP तो ये पंजाब के लिए नहीं मांग रहे हैं, MSP तो पूरे देश के लिए बनेगा। केंद्र सरकार जो भी बनाती है, जो भी रेट निर्धारित करेगा, वो तो पूरे देश के लिए है। तो फिर आंदोलन सिर्फ पंजाब में क्यों हो रहा है? यहाँ तक जब पिछला आंदोलन चला था तो इसकी फंडिंग की बात आई तो इसमें तो खालिस्तानी आंदोलन तक की बात चल गई थी। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये देश की एकता के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और आज देखिए पंजाब में जो नशे की हालत बढ़ते जा रही है, देखिए वहाँ का किसान अलग ही है। वहाँ आपको ऐसे किसान नहीं मिलेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिले, जिनके आधे एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है। वहाँ हरित क्रांति लाई गई। जब हमारे यहाँ 1964-65 में देश में जब अकाल पड़ा, जब यही स्वामीनाथन जो थे, MS स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न मिलने वाला है, तो उन्होंने हरित क्रांति लाई, और उस हरित क्रांति का केंद्र कौन रहा? पंजाब रहा। तो उस हरित क्रांति के तहत वहाँ पंजाब में खेतों को मतलब बनाया गया, बड़े बड़े फार्म हाउस तरीके से वहाँ एग्रीकल्चर किया गया, और उन सब किसानों को बड़े बड़े इक्विपमेंट दिए गए सब्सिडी के रूप में। सबके पास ट्रैक्टर्स हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? और आप इसमें भी ध्यान रखेंगे कि उसी पंजाब में सबसे ज़्यादा नशीली दवाओं का सेवन भी होता है। तो एक्चुअल में पैसा जा कहाँ रहा है, ये समझने वाली बात है। इसलिए बार बार आंदोलन वहाँ से निकल के बाहर क्यों आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन का ये जो 2.0 जिसे नाम दिया गया है, क्या लगता है कितना विकराल रूप तक आगे जाएगा, या फिर जो बैठक हो रही है? देखो मुझे ऐसा लगता है ये विकराल रूप को धारण नहीं करेगा, क्योंकि भारत का किसान इतना भी अराजक नहीं हो सकता, उग्र नहीं हो सकता। ये अंततः आज जो बैठक हो रही है उसमें कुछ अच्छा निर्णय आ सकता है, दोनों, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से किसानों से बातचीत जो मीडिया में छन के आ रही थी, तो मुझे लगता है कि वो कुछ सार्थक पहल करेंगे। वो लोग भी, मैं बोला ना, दोनों को चाहिए, सरकार भी 2 कदम आगे बढ़े और किसान 2 कदम पीछे हटे, तभी जाके संभव हो पाएगा। और लोकतंत्री व्यवस्था में संवाद ही अंतिम पड़ाव होता है। बिना संवाद के आप सस्ता नहीं चला सकते, ना अपनी बातों को मनवा सकते, कहीं पर भी हो। हमारे यहाँ अगर लड़ भिड़ के ही अगर आज़ादी लेनी होती तो हम बहुत पहले 1857 में ही आज़ाद हो गए होते, लेकिन आखिर में गांधी जी का सहयोग आंदोलन ही काम आया, भारत छोड़ो आंदोलन ही काम आया। तो आपको संवाद तो रखनी पड़ेगी, संवाद करके ही आप किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि संवाद, आज जो बैठक अभी चल रही है 6 बजे जो चल रही है किसानों के और केंद्र सरकार के बीच में, तो उसका कुछ सार्थक नतीजे 2-4 घंटे बाद देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर भूपेंद्र साहू जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे हमने किसान आंदोलन 2.0 को लेकर खास चर्चा की, और इन्होंने अपना राय और इसके पीछे के कारण भी अपने विश्लेषण के रूप में हमारे साथ साझा किया। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।